Everyone, so we are seeing the 500 important question series for 2024 examination. Okay, so we have published around 30-35 videos before. So आप उनको जाके देखोगे, उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और फिर अपने प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन कीजिएगा. बिल्कुल लाइक ग्राउंड टू अर्थ आके प्रिपरेशन कीजिए. सिंपल रखिए अपनी प्रिपरेशन को. बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, इधर उधर नहीं भागना है. ये एग्जाम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के अगर क्लियर होना होता तो बहुत लोग का हो जाता है ना. तो आपके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एग्जाम से जस्ट पहले एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये मेरे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम, वो अगर आपको हिट कर गया तो आप निकल जाओगे इजली. अगर एग्जाम के पहले तक आपको डर बना रहा कि वो निकलेगा नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी. ओके, सो विल सी फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुडे. इट्स अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म. अच्छा, सच मैकेनिज्म आर एनवायरमेंट रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है. ये चार ऑप्शन देखिए. टुडे आई एम नॉट फीलिंग सो वेल बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट. ओके, सो आप देख लीजिए यहां पे आंसर क्या है इसका. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म टू एड्रेस द लॉस एंड डैमेज एसोसिएटेड विद इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन डेवलपिंग कंट्रीज. समझ में आया? दिस इज अबाउट द वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म. ये हो गया. अब आप देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल डीएनए, ईडीएनए. अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली इट वाज इन न्यूज और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में आता है. ओके, तो न्यूज के रिस्पेक्ट में जो था हम देखते हैं. तो इनके तीन स्टेटमेंट है आपके पास. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि अंडर द एनवायरमेंटल ईडीएनए डीएनए इज सॉरी डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड नॉन इन्वेसिवली फ्रॉम द एनवायरमेंटल सोर्सेज. मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट का इंट्रूजन नहीं होगा, लाइक द सॉइल, एयर एंड वाटर. ओके, नॉन इन्वेसिवली. द ईडीएनए टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड इन द एक्वेटिक सिस्टम और टू डिटेक्ट और प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ स्पीसीज. एक्वेटिक सिस्टम में ईडीएनए टेक्निक का यूज नहीं कर सकते. तीसरा, अंडर ईडीएनए वी कैन ओनली सर्च फॉर द डीएनए ऑफ ए वेरी स्पेसिफिक स्पीसीज, नॉट ए कंप्लीट टैक्सोनॉमिक ग्रुप. ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट है. तीनों ही स्टेटमेंट को जब आप क्लियर करोगे तो आपका ईडीएनए पर एक तैयार हो जाएगा टॉपिक. एग्जामिनेशन मेंस में भी लिख पाओगे आंसर, शॉर्ट आंसर्स भी लिख पाओगे और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए रेडी रहोगे. ओके, तो आंसर इज ए, ओनली वन. वी विल सी व्हिच टू क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट. ओके, टू स्टेटमेंट्स कौन से इनकरेक्ट है. सो डीएनए नॉन इन्वेसिवली फर्स्ट इज करेक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल सोर्सेज लाइक सॉइल, एयर, वाटर. ओके, ये सही है. अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा पॉज करके पढ़ोगे, मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा. ओके, सेकंड स्टेटमेंट को देखिए आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ईडीएनए टेक्निक हैज आल्सो बीन यूज्ड इन एक्वेटिक सिस्टम. तो ये डॉक्यूमेंट से लिया गया है, रिसर्च के डॉक्यूमेंट से, तो ये गलत हो ही नहीं सकता है. राइट, तो द स्टडी एडेड, स्टडी देख रहे हो आप, स्टडी ने इस चीज को बोला है. तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है यू शुड बी ब्लाइंडली फॉलो. कोई भी यहाँ अपने मन से या विकीपीडिया से मैं नहीं लेता हूँ कोई भी स्टेटमेंट, ना ही किसी कोचिंग सेंटर से कॉपी पेस्ट चलता है. हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पूरा अच्छे से कॉपी पेस्ट करके आपके सामने रखता हूँ, है ना. तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि जो आप पढ़ रहे हो जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो चांस कि वो गलत हो जाए. एबीसीडी में गलत हो सकता है. ओके, कि एक्सप्लेनेशन मैंने सही दिया है पर एबीसीडी रॉन्ग दिया है, वहां पे थोड़ा हो सकता है. पर एक्सप्लेनेशन रेयरली कभी 0.1% कुछ आगे पीछे हो जाए, अदरवाइज 99.9% यू विल नेवर फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन रॉन्ग. ठीक है. There are two main levels of analysis, barcoding and meta. Now, what is the difference between DNA barcoding and DNA meta barcoding? आप इसको पढ़ोगे. यहाँ पे देखो, with simple barcoding, the aim is to search for a DNA of a very specific species. For example, the presence of fish species in water. Within the meta barcoding, it is more question of analyzing complete taxonomic group, है ना. तो जो eDNA दो तरीके के होते हैं और दोनों specific also and complete taxonomic group also. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Not. तो ये गलत है. ओके, वी कैन बारकोड आपका कंप्लीट टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, उसको भी कर सकते हैं. इन दोनों का डिफरेंस पढ़ना आप. दो तरह के जो डीएनए ईडीएनए मेटा कोडिंग है, आप इनको पढ़ोगे पॉज करके, एंड दैट्स व्हाट टॉपिक इज कंप्लीट फॉर ईडीएनए. ठीक है, पॉज करके देख लिया. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन रेफरेंस टू द इरोजन, वेस्ट कोस्ट इज मोर स्टेबल देन द ईस्ट कोस्ट. अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस इज लाइक कोई एनालाइज तो नहीं कर पाओगे आप, राइट. कुछ सोच तो नहीं पाओगे ना कि वेस्ट कोस्ट ज्यादा है, ईस्ट कोस्ट. इतना गहरा आपका नॉलेज नहीं है और कभी जीवन में हो भी नहीं पाएगा, राइट. तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये तो कोई रिपोर्ट या स्टडी मेंशन करेगी, एंड दैट आल्सो इंडियन रिपोर्ट या इंडियन स्टडी, है ना. कोई इंटरनेशनल स्टडीज वगैरह होती हैं तो हार्डली क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल, बट जस्ट 10%, 90% इट्स ऑल इंडियन रिपोर्ट्स और सर्वे, है ना. तो ये रिपोर्ट के अंदर ये चीज हम देखेंगे कौन स्टेबल है. अमंग ऑल द कोस्टल स्टेट, वेस्ट बंगाल द हाईएस्ट कोस्टल इरोजन. सेंट्रल वाटर कमीशन मॉनिटर्स द शोरलाइन चेंजेस इन द मेनलैंड इनलैंड सिंस 1990 यूजिंग द रिमोट सेंसर. तो ये काम सीडब्ल्यूसी का है. अब देखते हैं इसमें से कितने क्वेश्चन सही है. इफ यू सी द एक्सप्लेनेशन बी, ओनली 2. कोई एक गलत है, हम देखते हैं कौन सा गलत है. द नेशनल सेंटर ऑफ कोस्टल रिसर्च इन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज दैट हैज बीन मॉनिटरिंग द शोरलाइन चेंजेस इन मेनलैंड सिंस 1990. तो तीसरा गलत है. थर्ड इज इनकरेक्ट. सीडब्ल्यूसी का फंक्शन ये नहीं है. जब भी मैं सीडब्ल्यूसी आपके क्विज में कवर किया हूं, आई हैव गिवन द एंटायर पिक्चर ऑफ इट्स फंक्शन इन योर एक्सप्लेनेशन पार्ट, है ना. तो इसीलिए कहता हूं एक बार पढ़ लो, याद मत करो, बस पढ़ लो ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे. और ये जो रिपोर्ट थी उसके अंदर ये उस रिपोर्ट से ये लाइन मैंने डायरेक्टली फ्रेम किया है.
ओके, सो दिस इज व्हाट नॉट द वर्क ऑफ CWC। ये किसका काम है? नेशनल सेंटर फॉर द कोस्टल रिसर्च। द डेटा इंडिकेट्स, अब डेटा आप देख लीजिए, है ना, डेटा देख लीजिए, वेस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है। अब टोटल वेस्ट कोस्ट का लेंथ देख लीजिए कितना है, कोस्टल लेंथ, और इसका देख लीजिए कितना है। अब देख लीजिए यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट में 60% आप देखिए इरोजन, है ना, 60% जो है, लेट मी सी क्या दिया रहा है इसमें, ओके या 60% सबसे ज्यादा किसका है? वेस्ट बंगाल का। आप देखो यहाँ पे 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है? among all the coastal states west bengal has the highest coastal erosion। आप देखिए यहाँ पे the data indicates that the west coast is more stable than the east coast। ठीक है, out of the total किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द वेस्ट कोस्ट ओनली इतना किलोमीटर हैज अंडरगोन इरोजन। तो वेस्ट कोस्ट में ओनली इतना, रफली अबाउट द 30%। ऑन द ईस्ट कोस्ट 38% इरोजन हो रखा है। तो ये आपका डेटा आपके सामने है, आप इसको बैठ के आराम से देखोगे। ये रहा आपका वेस्ट कोस्ट, ये रहा ईस्ट कोस्ट, टोटल लेंथ क्या है, इरोजन सबसे ज्यादा किधर है वो भी आप देख लो, 60% इरोजन, है ना। ईस्ट कोस्ट में सब 60% जो इरोजन है वो वेस्ट बंगाल का है। ओके, इस चीज का थोड़ा सा आप, ये डॉक्यूमेंट से लिया गया है, इसको भी ध्यान रख के इसको सॉल्व करोगे। ओके, now the state-wise analysis suggests that the West Bengal 65% and the Pondicherry 52 coast erosion exceed more than 50%, followed by Kerala, तमिलनाडु, उड़ीसा। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लोगे, ये रिपोर्ट में, रिसेंट रिपोर्ट में इसका मेंशन था। ओके, बहुत ज्यादा नहीं है, वेस्ट कोस्ट ज्यादा स्टेबल है ईस्ट कोस्ट से, ऐसे याद कर लो, वेस्ट ज्यादा अच्छा है ईस्ट कोस्ट से। सी कंफ्यूज भी तो आप लोग हो जाते हो ना बहुत। 1 मिनट, ये रहा, ठीक है, वेस्ट कोस्ट इज मोर स्टेबल, अरेबियन सी है इधर, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे लेस स्टेबल है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल का यहाँ पे हैज हाईएस्ट कोस्टल इरोजन। समझ में आया? अब आप देखिए, अच्छा ये नंबर देख के आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये 60% है, ये 42% है, या 56% या 422 है, मैक्सिमम इरोजन बोला है, राइट। देखो इसका एरिया के हिसाब से देखिए आप, इसका 422 है टोटल, इसका 323 में 60% है। तो ये चीज पूछा है आपसे, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि सबसे ज्यादा इरोजन, परसेंटेज वाइज पूछा गया है आपसे कि इस लेंथ में सबसे ज्यादा इरोजन किसका है। ओके, तो इसको देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेमिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अंडर द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यू लिस्ट ऑफ द नेम्स इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय ऑल मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द रीजन। ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द रीजन हर साल नया लिस्ट तैयार करती है जो भी उस रीजन में होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के रीजन में। द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन विल नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, साइक्लोन्स का नाम है वो रिपीट नहीं होगा, एक बार जो नाम हो गया नेक्स्ट टाइम कोई और नाम रखाएगा। द जनरल पब्लिक कैन ऑल्सो सजेस्ट नेम्स टू द IMD टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। जनरल पब्लिक भी नाम सजेस्ट कर सकती है। ये 3 स्टेटमेंट है आपके पास। अब देखिए आप, आंसर क्या है? बी, ओनली 2। 2 स्टेटमेंट हैं जो सही है, एक गलत है। अब ये फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ट्राई टू गेट क्लैरिटी, व्हाट आर द बॉडीज रेस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग विद द, अच्छा ये आप, ये जो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, व्हाट आर द बॉडीज रेस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग विद द लिस्ट ऑफ नेम्स। अब 5 बॉडीज है, 1 2 3 4 5, समझ में आया? इंडिया के रेस्पेक्ट में ये बॉडीज आ गई, ठीक है ना। तो व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द साइक्लोन्स इन इंडिया एंड नेबरहुड, द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन न्यू दिल्ली इज असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशूइंग वेदर आउटलुक्स एंड ट्रॉपिक साइक्लोन एडवाइजरी फॉर द कंट्रीज इन। तो ये जितने भी इस कंट्रीज में यहाँ पे इस पैनल के अंदर कंट्रीज पढ़ते हैं, उनका काम न्यू दिल्ली को दिया गया है फोरकास्ट करने का नेम्स। समझ में आया इतना? दिस इज ऑल्सो द एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द साइक्लोन इन दिस रीजन। तो ये इस रीजन का ये एजेंसी है जो साइक्लोन को नाम देती है। नेमिंग ऑफ द साइक्लोन स्टार्टेड इन 2004 आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज। द नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन कमेंस्ड फ्रॉम सितंबर 2004। ठीक है, ये यहीं पे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी यही लिखा हुआ है, 2004 से स्टार्ट हुआ। ओके, देन IMD on 2020 रिलीज न्यू लिस्ट, लिस्ट इज नॉट मेड एनुअली। अच्छा ये देख लो आप, 2004 के बाद लिस्ट कब रिलीज हुई? 2020 में। तो ये एनुअली जो ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पे, द न्यू लिस्ट ऑफ द प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, ये गलत है। ओके, थोड़ा सा आप देखिए, आप हमेशा नेमिंग ऑफ द साइक्लोन देखते हो ना, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, बिकॉज बोरिंग मत समझिए इन सब चीज़ों को, है ना। पता होना चाहिए साइक्लोन का कौन नाम करता है इंडिया में, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये एवरी ईयर वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, ठीक है। देन अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। द लिस्ट, once the list are exhausted, the panel meets again to decide on a list of names. So every year नहीं होता. The general public can also suggest names to the IMD to be included in the list. The proposed names must meet some fundamental criteria. अच्छा, जनरल पब्लिक भी दे सकती है, पर ये दोनों क्राइटेरिया ये मीट होना चाहिए. The name should be short and readily understood, and the names must be culturally sensitive and not convey any some intended potentially inflammatory meaning. ठीक है, तो ये जनरल पब्लिक भी ये काम कर सकती है. तो इस चीज का ध्यान रखोगे, पहला गलत है और दूसरा और तीसरा सही है. एवरी ईयर इज रॉन्ग, ठीक है ना. लास्ट लिस्ट कब पब्लिश हुई है? 2020 में, 2020। तो ये एक रीजन है जहां पे ये जो ये रीजनल बॉडीज जो है यहाँ पे इस एरिया की, ये सारा यहाँ पे देखती है, सारी कंट्रीज का काम इसको दिया गया. ये कहाँ पे बेस्ड है? न्यू दिल्ली में.
ठीक है, साइक्लोन्स का नाम रिपीट नहीं होता है और इंडिविजुअल भी अपना नाम आईएमडी को दे सकते हैं। अब आईएमडी के ऊपर है वो सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ पीएम दक्ष स्कीम किसके एम करता है, पॉज कीजिए, पीएम दक्ष स्कीम जो है, एंड यू विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, स्किलिंग सफाई कर्मचारी नोटिफाइड ट्राइब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इसका आप पॉज करके इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, विद द अबव इन माइंड द नेशनल प्लान एक्शन फॉर द मार्जिनाइज्ड पर्सन वाज नेम्ड प्रधानमंत्री पीएम दक्ष योजना। तो ये पढ़ना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा ये स्कीम का मेन मोटिव क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द एनी स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ऑरिजिनेट, एक मैप क्वेश्चन है, ऑरिजिनेटिंग इन द लेक, टर्की में ऑरिजिन करता है लेक। उसके बाद रिवर, ए रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई माउंटेन्स, द रिवर फ्लो पैरेलल टू द यूफ्रेट्स रिवर। ओके, ये रिवर है जो यूफ्रेट्स रिवर के पैरेलल फ्लो करता है, द टू इवेंचुअली ज्वाइन, कहीं पे दोनों ज्वाइन होते हैं, एंड एम्प्टी इनटू द पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये यूफ्रेट्स रिवर है और ये रिवर का आपसे नाम पूछा गया है। ओके, तो दोनों ज्वाइन होते हैं और पर्शियन गल्फ में मिल जाते हैं। तो आप देख लीजिए आंसर टिग्रिस रिवर, देख लीजिए यहाँ पे टिग्रिस रिवर, यूफ्रेट्स रिवर और पर्शियन गल्फ में दोनों आके मिल जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है। इराक में देखिए आप, इधर जब मूव किया, टर्की में ओरिजिन किया यहाँ पे, ठीक है, टिग्रिस निकला इधर से और यूफ्रेट्स निकला, दोनों यहाँ पे मिले और पर्शियन गल्फ में मिल गए। तो इन दोनों रिवर का नाम याद रखोगे, कौन से कंट्रीज से फ्लो हो रहा है। समझ में आया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन लो लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हो दैट इज फाइन, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं एक्ट वो भी लिखी होगी उस बुक में, पर आप डायरेक्टली नहीं जम कर पाओगे वहां पे, है ना। तो आप जो इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या कैसे होना है, दैट इज नॉट रिटन। प्रोसीजर क्या है, मतलब कि कितने कौन इलेक्ट करेगा, कौन से बॉडीज पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन में, ये सब लिखा हुआ है। बस वो बिगिनिंग से पेपर वर्क कैसे कैसे मूव करेगा वो कहां पे लिखा हुआ है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। अब जैसे ये स्टेटमेंट है, नॉमिनेशन पेपर ऑफ द कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज टू बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये कहां पे लिखा हुआ है, इस एक्ट के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट भी है। नो प्रेसिडेंट इन इंडिया हैज बीन इलेक्टेड ट्वाइस, गलत स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट का देखिए आप बिगिनिंग से, राजेंद्र प्रसाद, है ना। द प्रेसिडेंट शैल वैकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो इजी है, डी ओनली वन इज करेक्ट। आप देख लीजिए यहाँ पे, देयर शैल बी ऑलवेज ए प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 कहता है होल्ड्स द हाईएस्ट बॉडी। ठीक है, एंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, he holds the highest elective office in the country and is elected accordance with the provision of the constitution and the presidential vice president। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी बॉडी इसको पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन में, पर यहाँ पे प्रॉपर इलेबोरेट से किसको किस में दिया हुआ है, इस एक्ट के अंदर। ओके, ये एक्ट ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, तो ये सारे एक्ट भी पूछ सकते हैं वो, है ना। तो एज पर द एक्ट the nomination paper of the candidate of the president election shall be subscribed by at least 50 elector as a proposer and at least 50 elector as a seconders। तो आपको बिल्कुल इस चीज को याद कर लेना है ना, इसका ध्यान आपको होना चाहिए। अब आप देखिए, द he shall however continue to hold office expire until the successor enters upon the office। ये 56 में लिखा हुआ है, देखिए आप, the president shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enter the office। तो immediately वाला जो स्टेटमेंट है ना, immediately, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। एंड नो प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड ट्वाइस, आप देख लो यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद हैज बीन इलेक्टेड ट्वाइस, तो एक ही सही है, दैट इज 1 and 2 and 3 आर इनकरेक्ट। ठीक है, 2 and 3 आर इनकरेक्ट। नाउ moving to the next question, it is regarding the applicability of law in the scheduled areas। What does the fifth schedule empower the governor to do? fifth schedule में government like empower to do what? The governor can repeal the state laws, the governor can enact the parliamentary laws, the governor can direct the non application of parliamentary or state laws to the scheduled areas। मतलब repeal, enact or direct the non application of the parliamentary or state laws to the scheduled areas। The governor can pass laws specific to the शेड्यूल एरियाज। अब देखो आप, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपील वर्ड वैसा है कि इसको पावर देके रिपील करने की कोई कंसिडरेशन में ही नहीं लेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, तो फिफ्थ शेड्यूल एम्पावर्स द गवर्नर टू डायरेक्ट द पार्लियामेंट्री स्टेट लॉज इधर डू नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरियाज और अप्लाई विद सर्टेन एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन। सो रिपील वर्ड इज इनकरेक्ट। रिपील जरूरी नहीं है हर समय मना करेगा, और अप्लाई विद सर्टेन एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन। तो आप बिल्कुल फ्री होकर वो रिपील करना, मॉडिफाई बिल्कुल हटा देना, इनेक्ट कर देना, ये ऐसा नहीं है। उसको मॉडिफाई भी करके अप्लाई कर सकता है, उसको मना भी कर सकते हैं। सो द आंसर इज सी। ये एक्ट में देख लीजिए, ये शेड्यूल में फिफ्थ वाला जो हमारा क्लॉज इसमें पढ़ लीजिए, इसमें ये लिखा हुआ है ना, इस ये आपका आंसर क्या है, सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी देख लेते हैं। द रैट्स इज अ परमानेंट ऑर्गन। तो रैट्स तो सबको पता है, परमानेंट यहां पे आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, परमानेंट यहां पे प्रॉब्लम करेगा। द एससीओ इज सक्सेसर टू द संघाई 5 फॉर्म्ड बिटवीन द पीपल ऑफ चाइना, कजाकिस्तान। तो एससीओ के पहले ये बॉडी हुआ करती थी, संघाई 5, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, उसके बाद एससीओ बना है। यूएन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू प्रोवाइड ऑब्जर्वर स्टेटस टू द संघाई। अब आंसर देख लीजिए क्या है, सी। ऑल 3 आर करेक्ट। आंख बंद करके बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, इसका हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो पहले ये शंघाई 5 हुआ करता था 1996 में। इन 2001 द लीडर्स ऑफ दिस नेशन मेट इन द शंघाई टू अनाउंस
न्यू ऑर्गेनाइजेशन विद डीपर पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, द एग्रीमेंट ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रैट्स डेजिग्नेटेड द परमानेंट ऑफ, ये परमानेंट बॉडी है, समझ में आया? तो ऑल थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस भी दे दिया गया है, तो दिस इज व्हाट। लास्ट क्वेश्चन, द कोalition फॉर द हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप चैम्प, ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, cooperation in the disaster warning system, climate action, removing trade barriers for the least developed countries and protecting pollinators। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है, बी, क्लाइमेट एक्शन। ऐसे क्वेश्चन मेजरली हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट ओनली, बट कोई भी बॉडी अगर आ जाती है तो करना तो पड़ेगा हमें, है ना? तो CO28 से रिलेटेड थी, रिसेंट है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना कि चैम्प किससे रिलेटेड है। तो दिस इज फॉर द टुडे। कल हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। होप सो आपको अच्छा लग रहा है, आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो अपनी, इनको भी थोड़ा सा कभी भी टाइम मिले, सो रहे हो, खाना खा रहे हो, या फिर कोई भी मोमेंट ऐसा है जहाँ पे आपको बुक्स, तो एक बार स्क्रॉल करके 10-15 मिनट लगेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कुछ हो जाएगा। ठीक है, सो विल सी टुमारो।